हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। 185 तक हमने किया हुआ है। आज आज के सेशन में हम लोग 186 से शुरू करेंगे। ओके, समय को बिना नष्ट किए हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का एक पोषण करता है? आपके ऑप्शंस हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए परीक्षार्थियों की कोचिंग करवाना। या डी है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्योंकि बच्चे को हम जितना ज़्यादा अवसर देंगे उनकी प्रतिभाएं उतनी ज़्यादा निखर करके सामने आएगी। अगला सवाल है हमारा, पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो अवस्था है बच्चा में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो जीन पियाजे का वो कौन सा संकल्पना है जिसमें बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। और आपके ऑप्शंस हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर क्या, या संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये एकदम लड्डू क्वेश्चन है। जीन पियाजे के बारे में जिसने भी थोड़ा सा भी अगर पढ़ रखा है उनकी चारों अवस्थाओं के बारे में, तो उनको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो तर्क वितर्क करने लगते हैं, तार्किक चिंतन करने लगते हैं, चीज़ों को क्या, कैसे, क्यों, इन सब से लेकर के जोड़कर सोचने लगते हैं बच्चे। 188 का सवाल है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी है, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन सी है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। या डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिनमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सीखना समृद्ध किसके जरिए हो सकता है। 188 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। सही बात है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ से जो कुछ भी सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं। करके सीखना, जिस चीज़ को बच्चे कर करके सीखते हैं ना, उनको सारा प्रोसेस पता हो जाता है कि अच्छा ये करने से ये हुआ, वो करने से वो हुआ। तो इससे क्या होता है, उनका जो क्रिएटिविटी है और क्रिएटिव माइंड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगता है। और जिसको उसने खुद के हाथों से किया हुआ है उसको वो भूलते भी नहीं हैं। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, चीज़ों को समझने की कोशिश करे और शिक्षक द्वारा प्रक्रिया को सुगम बनाए। और जहाँ पर उनको डिफ़िकल्टीज फेस करना हो वहाँ पर टीचर से हेल्प ले या टीचर उसकी हेल्प करे। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? आपके ऑप्शन है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन सी है, अनअधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। 189 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर आंसर करिए।
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, घर बैठ करके आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, 199 का सवाल कह रहे हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए है, ए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। विद्यार्थी के माता पिता और उनके मित्रों के द्वारा उनके जो दैनिक एक्टिविटी है उसमें क्या उनको हेल्प करने चाहिए। बी है कि विद्यार्थी के साथ में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। तो आप सभी के अनुसार यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। ना उसे कोई स्पेशल ट्रीट देनी चाहिए और ना ही उनको डेमोलाइज करना चाहिए। उनको एक इक्वल अपना एटीट्यूड रखना चाहिए, अपना नज़रिया सभी बच्चों के प्रति समान रखना चाहिए। और उनको जो होता है वो, अगर वो दृष्टिबाधित हैं तो श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कि अगर वो देख नहीं सकता तो कोई बात नहीं, सुन कर वो चीज़ों को सीखेगा और करेगा, लेकिन सब सामान्य कक्षा कक्ष में ही होना चाहिए। कोई भी अलग तरीके से विशेष कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? आपके ऑप्शन है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सी है सानिध्य संगति की आवश्यकता और डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो कौन सा है जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं करता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। बाकी जो संवेग है, संगति है, सामाजिक सराहना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर बनाने से परिभाषित किया जाता है? तो वो कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर बनाने के तरीके से प्रभावित किया जाता है? आपके ऑप्शन है, विद्यालय व कक्षा पर्यावरण, दूसरा है सभागार, तीसरा है घर और चौथा है खेल का मैदान। तो 92 का सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला है डैश। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है। किसको? डैश को। तो आपको वहाँ पे फिल करना है और आपके ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है कक्षा में एकदम खामोशी से बैठे रहना, या ऑप्शन डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो यहाँ डैश के स्थान पे क्या हो जाएगा? आपका 193 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है। क्योंकि अगर बच्चे चुपचाप बैठे रहेंगे खामोशी से तो वो तो क्लास एकदम पेसिव हो जाएगी भाई साहब। क्योंकि वहाँ तो बच्चा कुछ ना ही वो कुछ समझ रहा है ना कोई सवाल ही पूछ रहा है। सवाल तो वो तब पूछेगा जब उनको कुछ समझ में आएगा और उनको कहीं पे डाउट लगेगा कि हाँ अगर ऐसा हो रहा था तो यहाँ पे डाउट है, तो उसको क्लियर करने के लिए वो टीचर से सवाल करेगा। लेकिन अगर कोई खामोशी से बैठा है तो उसको तो नहीं आम नीम कुछ बुझा नहीं रहा, फिर वो क्या ही पूछ लेगा। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति क्या होती है? क्या एक बार में 15 बार क्लास चला जाएगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 194 का है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? इस नहीं वर्ड पे जरा आप लोग गौर फरमाएंगे। नहीं वर्ड को आप लोग जरूर देखेंगे क्योंकि ये जो नहीं वर्ड है ये बहुत फंसाता है खास करके एग्जाम में,
क्योंकि बच्चे प्रायः ये करते हैं कि नहीं वाला वर्ड वो भूल जाते हैं, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। आपके ऑप्शन है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या वो जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या फिर वो जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, या फिर ऑप्शन डी जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो डी तो कतई नहीं होगा, क्योंकि रटना, रोट प्रोसेस को तो एकदम गलत माना गया है हमारे शिक्षा शास्त्र में। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी कि लक्षण नहीं है। यही आपका रॉन्ग आंसर है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है कि वो किसी चीज़ को, निबंधों को जल्दी जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। बाकी हाँ, संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, सही है। अमृत सोचता है, ये भी सही है। और खुद को नई परिवेश में जितना जल्दी समायोजित, है ना, एसिमिलेशन कर लेगा उतना ज़्यादा अच्छा है उसके लिए, बहुत बढ़िया है। तो आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा, डी। अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। किसको जाता है भाई? आपके ऑप्शंस हैं पावलो, कोहलबर्ग, स्किनर और प्याजे। तो आपको बताना है कि जो बच्चे हैं अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये इनका क्रेडिट किनको जाता है? तो इनका क्रेडिट आपको जाता है ऑप्शन डी, पियाजे को जाता है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। अगला है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या ऑप्शन बी है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या सी है, ऑप्शन सी है, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या ऑप्शन डी है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है ना। एकदम लड्डू क्वेश्चन है ये तो, बहुत बढ़िया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, क्योंकि वो जिनसे भी बात करती है ना, वो लोग उनके बात को सुनते हैं, इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं। इससे उनको ऐसा फील होता है कि मैं जो बोलती हूँ वो मेरी फ्रेंड्स हो चाहे मेरे टीचर्स हो, वो इन चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का अपने विद्यार्थियों को क्षमता का समझने का प्रयास करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? आपके ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन बी है मीडिया मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है शिक्षा मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी है शिक्षा समाज शास्त्र। तो क्या हो जाएगा करेक्ट वन आंसर आपका यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को और उनकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के साथ संबंधित है, जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, या ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, क्योंकि जब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करवाना। अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। आपके ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रक्रिया, या ऑप्शन सी है शिक्षण के प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। 199 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं कि वो डेली लाइफ से जब खुद को कनेक्ट करते हैं तो डे टू डे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, नए नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरह संकेत करती है उसकी शब्दावली संपूर्ण कार्यक्रम और उनके डे टू डे एक्सपीरियंस को संकेत करती है। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षण पद्धतियों के आधार पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, ऑप्शन सी है सीखने का तत्परता नियम, या ऑप्शन डी है सीखने का सादृश्यता का नियम। तो इन चारों में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने का प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या नहीं है? आपके ऑप्शन से दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन सी है जिज्ञासा, और ऑप्शन डी है सृजनात्मक विचार। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत इसमें से कौन नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना, ये कहीं की बुद्धिमानी नहीं है कि आप दूसरे के साथ उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्रतिभाशाली बच्चे का ये गुण नहीं है बाबा, दूसरों के साथ झगड़ा करना। अगला सवाल है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, और ऑप्शन डी है अन्य समान बच्चों के साथ। तो 203 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अन्य बच्चों के साथ, अन्य समान बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कि सामान्य बच्चों के साथ कक्षा कक्ष में बैठेगा तो सामान्य बच्चों से सीखेगा, और मे भी कि उनमें जो भी डिसेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और वो दूसरे बच्चों को देख करके सीखेगा। अगला सवाल है, आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आपके ऑप्शन से विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ऑप्शन बी है शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, या ऑप्शन डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 204 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, या मानसिक विकार से? तो ये तो आपने जिसने भी पढ़ रखा है डिसलेक्सिया, ये 4-5 तरह के होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया और इजी क्वेश्चन है। पठन विकार है, क्योंकि गणितीय विकार क्या होता है? कलकुलिया होता है। तो आपका पठन विकार हो जाएगा डिसलेक्सिया। ओके, ऑप्शन बी। अगला सवाल है,
पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था जो होती है के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है सबसे बेहतर? आपके ऑप्शंस हैं अमूर्त तरीके के चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या निष्क्रिय शब्दों को समझने द्वारा। 206 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि बच्चा जब जन्म से लेकर 2002 साल तक का होता है तो वो ना ही चल पाता है ना बोल पाता है, वो ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा क्या करता है सबसे बेहतर सीखता है। अगला सवाल है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन सी है व्यक्ति के पूरे जीवन में, या ऑप्शन डी है किशोरावस्था के दौरान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। इस एज को हम लोग तूफानी एज भी कहते हैं। इस एज में बच्चे ना किसी की नहीं सुनते हैं, उनको लगता है कि हम ही पूरी दुनिया हैं और वो अपने मन की करते हैं। उनको कुछ भी आप समझा लो किशोरावस्था में तो बच्चे को लगता है कि नहीं आप गलत हो और मैं ही सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। इसको तूफानी एज भी कहते हैं। 208 है आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो क्या माना जाता है आनुवंशिकता को? आपके ऑप्शन से गत्यात्मक, ऑप्शन बी है स्थिर, ऑप्शन सी है प्राथमिक और ऑप्शन डी है गौण। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थिर। आनुवंशिकता को अस्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है कि ये एकदम से अस्थिर है। अगला सवाल है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन सा सिद्धांत से संबंधित है आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शन से व्यवहारवादी, ऑप्शन बी है रचनावादी, ऑप्शन सी है संज्ञानवादी और ऑप्शन डी है विकासवादी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? फिर अगेन ये नहीं वाला वर्ड आया है, थोड़ा केयरफुल रहेंगे और आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। पहला ऑप्शन है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन सी है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या ऑप्शन डी है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु कोई उदाहरण देना। तो वो कौन सा है जो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के योग्य बनाना। ये याद करने वाला मैंने पहले भी बोला है कि रोट प्रोसेस जहाँ भी आ जाएगा तो वो कभी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये नहीं आया है, इसके चलते ये आंसर आपका सही होगा कि याद करने के योग्य बनाना ये किसी भी तरह से समझ का शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ओके, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। झारखंड में अपने लिए एक सीट इंश्योर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।